दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दोस्तों एम क्या है दोस्तों इकोनॉमी के एमसीक्यू की फ्रेमिंग की जाती है। साथ में देखेंगे दोस्तों कि जो क्वेश्चन है उनका जो पैटर्न किस तरह से हमें देखने को मिलेगा, किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जा रही है और किस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। साथ के साथ दोस्तों हम पीवाईक्यू से ये भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से यूपीएससी तथ्यों के साथ जोड़ तोड़ का काम करती है और किस तरह से दोस्तों इलॉजिकल स्टेटमेंट का क्रिएशन करती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी पीवाईक्यू होंगे उनके पीवाईक्यू के आधार पर उस टॉपिक का रिवीजन भी करेंगे उन एमसीक्यू के साथ। तो दोस्तों, आज के जो हमारे टॉपिक्स हमें देखने वाले हैं, इसके अंदर दोस्तों हमें क्या है, मनी बैंकिंग, फाइनेंस, ये दोस्तों तीन टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम है, किस तरह से फाइनेंसिंग सिस्टम हमारा काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू की और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग ग्रांट्स कैन डायरेक्ट असिस्टेंट टू क्या है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि जो ग्रांट्स है डायरेक्ट दी जाती है, डायरेक्ट क्रेडिट की जाती है, असिस्टेंट की जाती है रूरल हाउस होल्ड को। तो इनमें से बताना दोस्तों कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा डायरेक्ट असिस्टेंट की जाती है। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पहला हमसे विकल्प की रीजनल रूरल बैंक। तो ये दोस्तों रीजनल रूरल बैंक क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलती है, इसके द्वारा क्या है सीधे के सीधे क्रेडिट दिया जाता है उनके कस्टमर्स को। ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, दोस्तों ये नाबार्ड की बात कह रही है। क्या नाबार्ड जो हमारी बैंक है क्या सीधे कस्टमर या कोई ग्राहक या क्या कोई आम आदमी सीधे नाबार्ड से क्रेडिट क्रेडिट ले सकता है? सो दोस्तों ये हमारा रॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये हमें क्या है दोस्तों रॉन्ग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो लैंड डेवलपमेंट आप बहुत सारे दोस्त लोग क्या है दोस्तों इसमें लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए दोस्तों इसके ऊपर कन्फ्यूजन होना लाजमी है। लेकिन दोस्तों यदि हम एमसीक्यू देखेंगे तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो नाबार्ड वाला जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा पहले से रॉन्ग था, इसलिए हमारा क्या है डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा केवल एक के माध्यम से। या तो दोस्तों हमें सही के बारे में पता हो या तो हमें दोस्तों गलत के बारे में पता हो। यदि दो में से एक है और इस पैटर्न पे क्या है दोस्तों हमें इसका जो कूट है उसको देखने को मिलेगा, तो दोस्तों हम क्या एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। सो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन क्या दोस्तों एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से सही हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं नाबार्ड के बारे में। ठीक है, नाबार्ड क्या दोस्तों, नाबार्ड डज नॉट एक्सटेंड डायरेक्ट क्रेडिट एट इंडिविजुअल लेवल बट क्या है दोस्तों एक्सटेंड्स इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय वे ऑफ रीफाइनेंस। तो दोस्तों याद रखना है हमें कि जो नाबार्ड है रीफाइनेंस एजेंसी है। ठीक है, और ये रीफाइनेंस के माध्यम से ही क्या दोस्तों लोन देती है। ठीक है, नाबार्ड फाइनेंसेस दोज इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द रूरल एरिया। सो दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो नाबार्ड है उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को क्या है फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है जो रूरल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, नाबार्ड कैन रीफाइनेंस असिस्टेंट टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो इतने सारे हमारे इंस्टीट्यूशन है इनको हमारी नाबार्ड क्या है रीफाइनेंसिंग के माध्यम से क्या है लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब दोस्तों बात की जा रही है कि जो रीजनल रूरल बैंक है और लैंड डेवलपमेंट बैंक है कैन ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू द रूरल हाउस होल्ड। तो दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलेगा जो रीजनल रूरल बैंक है और लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ये दोनों क्या है सीधे के सीधे ग्रांट क्रेडिट कर सकती है किसे रूरल हाउस होल्ड को। सो दोस्तों सीधे उपभोक्ता इसके अंदर जो भी अकाउंट होल्डर है वह व्यक्ति जाकर सीधे क्या है क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने देखा रीजनल रूरल के बारे में। तो दोस्तों यदि हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में रिवाइज करेंगे दोस्तों। नाबार्ड क्या है दोस्तों एक रीफाइनेंस एजेंसी है। क्या दोस्तों रीफाइनेंस के माध्यम से दोस्तों जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको वित्त प्रदान करती है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि टू एक्सेप्ट बोथ डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। सो दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा हमारा जो रीजनल रूरल बैंक है इसमें क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा जो रीजनल रूरल बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों ही एक्सेप्ट करती है। लोन एक्सटेंड टू 75% टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि हमारी जो रीजनल रूरल बैंक है दोस्तों इसके अंदर जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की यदि हम बात करें पीएसएल नॉर्म की बात करें ये 75% देखने को मिलेगा किसका हमारा रीजनल रूरल बैंक। तो याद रखना है दोस्तों हमारी जो रीजनल रूरल बैंक है इसकी जो पीएसएल नॉर्म्स है ये 75% तक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब दोस्तों हमारे रीजनल रूरल बैंक और क्या क्या काम कर सकते हैं इसके अंदर बताया गया कि तो वेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाइक मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। से दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो वेज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या है रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से दिया जा सकता है, ठीक है। द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ RRBs include एजेंसी सर्विसेज लाइक फॉरेन एक्सचेंज, बिल पेमेंट एंड मनी वायर ट्रांसफर। सो दोस्तों ये बताया गया है कि जो हमारी रीजनल रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक और भी एजेंसी सर्विसेज देती है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी एक्सचेंज जो है हमारा, बिल की पेमेंट करने के लिए, और मनी वायर ट्रांसफ़र, ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि RRB आर अंडर सुपरविजन ऑफ नाबार्ड। तो याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट रूप से कि जो हमारे रीजनल रूरल बैंक है ये अंडर द सुपरविजन ऑफ नाबार्ड हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है कि जो रीजनल रूरल बैंक है आर अंडर द सुपरविजन ऑफ नाबार्ड, ठीक है। ये बात तो हमने अभी ऊपर देख ही ली है। द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट RRB 75% टोटल आउटस्टैंडिंग एडवांस। तो यस दोस्तों ये भी हमें देखने को मिलेगा। अभी हमने पीछे पढ़ा भी कि जो रीजनल रूरल बैंक है उनके लिए PSL नॉर्म्स क्या है 75% हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों RRB कैन एक्सेप्ट बोथ टाइम डिपॉजिट एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट। तो यस दोस्तों जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक में टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट होता है वैसा ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर हमारे हो जाते हैं सही, ठीक है। तो ऑल थ्री हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा और पढ़ते हैं RRB के बारे में कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RRB इज टू प्रोवाइड क्रेडिट। क्या है दोस्तों RRB का जो उद्देश्य हमें देखने को मिला क्रेडिट देना है और फैसिलिटीज़ टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर। तो दोस्तों क्रेडिट और फैसिलिटीज़ देना है किससे, स्मॉल मार्जिनल फार्मर को, एग्रीकल्चर लेबर मतलब जो कृषि मजदूर हैं, आर्टिसियन हैं, और स्मॉल इंटरप्रेन्योर मतलब छोटे उद्यमी हैं रूरल एरिया में। तो दोस्तों रूरल एरिया के अंदर यदि इतने लोग हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स यदि रूरल एरिया में हैं तो इनको क्या दोस्तों क्रेडिट प्रदान करेगा और फैसिलिटीज़ प्रदान की जाएगी, ठीक है। दे चेक आउटफ्लो ऑफ रूरल डिपॉजिट to urban areas and reduce regional imbalance and increase rural employment generation। तो दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि क्या RRB हमारे जो क्षेत्रीय असमानता है उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यस ये बिल्कुल सही हमें देखने को मिलेगा। क्या इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यस दोस्तों। तो हमारे RRB क्या है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ लिया दोस्तों कि जो PSL टारगेट फॉर RRB इज 75% हमें देखने को मिलेगा। और यदि अन्य बैंक की बात करें दोस्तों, जो अन्य शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती है उनके लिए PSL नॉर्म्स कितना होता है 40% हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो RRB क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल एरिया, ठीक है। यहाँ पर भी सेम बातें कही जाए दोस्तों कि जो हमारे RRBs हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ नाबार्ड। तो याद रखना दोस्तों हमारे जो RRBs क्या है दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक क्या है, ये नाबार्ड के सुपरविजन में हमें देखने को मिलेंगे। और जो रूरल एरिया है दोस्तों उसके अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर क्रेडिट है और अन्य प्रकार की फैसिलिटी है, अन्य प्रकार की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश इन 1982। तो यस दोस्तों जब हम दोस्तों मेन एग्जाम में भी पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे उसी तरह से दोस्तों हमें क्या है इस तरह के गोले लगाने वाली आदत हमें डेवलप करनी होगी, ठीक है। द प्रोविजन नाबार्ड एक्ट 1981। तो यस दोस्तों ये बिल्कुल सही बात हमें देखने को मिलेगी कि जो नाबार्ड का गठन हुआ था एक एक्ट के माध्यम से हुआ था, और 1981 में एक एक्ट आया था और 1982 में इसकी स्थापना हमें देखने को मिलेगी। RBI हैज़ डेलीगेटेड इट्स सुपरवाइजरी पावर इन केस ऑफ रूरल सेक्टर नाबार्ड वाइल रिटेनिंग इट्स रेगुलेटरी पावर। से दोस्तों इससे बताया जा रहा है कि जो RBI ने अपनी सुपरवाइजरी पावर क्या है नाबार्ड को दे दी है, लेकिन रेगुलेटरी पावर अपने पास ही रखी है। तो क्या ये सही है, तो यस दोस्तों ये बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। इट डज नॉट एक्सटेंड डायरेक्ट क्रेडिट एंड इंडिविजुअल्स। इसमें बोला जाए कि ये सीधे किसी व्यक्ति को धन नहीं मुहैया कराता, बट एक्सटेंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय वे ऑफ फ्री फाइनेंस। तो यस दोस्तों नाबार्ड हमने पीछे देखा है कि हमारी जो नाबार्ड क्या दोस्तों, हमारी नाबार्ड जो है रीफाइनेंस एजेंसी है। तो यस दोस्तों तीनों के तीनों ही हमें सही देखने को मिल रहे हैं। तो यस हमारा आंसर क्या होगा, ऑल थ्री विल बी करेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नाबार्ड के बारे में हमने क्या देखा कि 1981 के एक्ट से 1980
1982 में इसकी स्थापना होती है। नाबार्ड क्या है दोस्तों, एक रीफाइनेंस एजेंसी हमें देखने को मिलेगी। रीफाइनेंस एजेंसी हमें देखने को मिलेगी जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको क्या है वित्त मुहैया प्रदान करती है और अन्य प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें बोला जा रहा है कि तो स्टेट्यूटरी बैकग्राउंड रीजनल रूरल बैंक इन 1976। तो दोस्तों हमें ये रीजनल रूरल बैंक जो हमने पीछे पढ़ा था, इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा जो रीजनल रूरल बैंक है हमारी एक सांविधिक संस्थाएं हमें देखने को मिलेगी और इनके लिए एक एक्ट आया था 1976 में। तो रीजनल रूरल बैंक के लिए दोस्तों याद रखना है कि 1976 में एक्ट आया था। ठीक है, और इसमें दोस्तों हमें देखने को मिलेगा हमारे जो रीजनल रूरल बैंक है दोस्तों, इनको CRR और SLR मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत क्या है दोस्तों, ये 75% क्या है PSL में अपना धन निवेश करते हैं। सो दोस्तों इसके लिए हमें CRR और SLR की ज़रूरत मेंटेन नहीं करनी पड़ती, किसे, RRBs को, हमारी रीजनल रूरल बैंक के द्वारा। तो ये दोस्तों हमारी रीजनल रूरल बैंक की हमें और कंडीशन पता चल गई कि एक तो 1976 में क्या है दोस्तों, इनको एक अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया है, और क्या है दोस्तों, इन्हें CRR और SLR क्या है दोस्तों, CRR और SLR को मेंटेन नहीं करना पता। ठीक है, साथ के साथ दोस्तों बात करेंगे तो हमारे RRBs है, उनका रेगुलेशन किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। तो नाबार्ड के द्वारा क्या है दोस्तों, हमारी रीजनल रूरल बैंक का रेगुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में, कि जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है ये क्या है, ये एक प्रकार की तो दोस्तों हमें याद रखना है कि अब बात कर रहे हैं हम लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो लैंड डेवलपमेंट क्या है, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक दोस्तों ये स्पेशल प्रकार के बैंक होते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। तो क्या ये सही है, पहले दूसरा MCQ पढ़ेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि द फर्स्ट LDB स्टेब्लिश इन 1967 ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जब भी हमें एग्जैक्ट चीज़ बताई जा रही होगी कि बिल्कुल पहला लैंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश हुआ है, इस ईयर में हुआ है, और उसके में महाराष्ट्र, तो तीन तीन दोस्तों ये फैक्ट हमें दिए गए हैं। एक तो फर्स्ट वाला फैक्ट दिया है, एक डेट वाला फैक्ट दिया है, और एक राज्य वाला फैक्ट दिया है। तो दोस्तों UPSC क्या है, यहीं पर गेम करती है कि यहीं पर दोस्तों कॉन्फिडेंस चेक करती है कि क्या तुमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ रखी है पहले से ही। तो इस प्रकार के फैक्ट के अंदर ही दोस्तों क्या है, चीज़ों को जोड़ना तोड़ना किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह के MCQ को हम क्या है, डायरेक्ट रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों हम 50-50 कंडीशन पर हम पहुंच सकते हैं, हमारा फर्स्ट विल बी आंसर राइट होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जनरल स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही है। क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो एक प्रकार का स्पेशल बैंक है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो यस दोस्तों, हमारे जो लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं ये हमारे स्पेशल टाइप के बैंक हमें देखने को मिलेंगे जो लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों ये नाबार्ड के बारे में है कि ये नाबार्ड वित्त कैसे प्रदान करता था। दोस्तों हमने पीछे देख ही लिया कि नाबार्ड क्या है, हमारी रीफाइनेंस एजेंसी है, और नाबार्ड फाइनेंसेस दो इंस्टीट्यूशन जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं दोस्तों, उन्हीं को क्या है, रीफाइनेंस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अभी जो हमने MCQ देखा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है इसका है प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारी लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट कर रही है, साथ के साथ एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन, दोस्तों याद रखना है प्रोडक्शन की बात की, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की बात की। दोस्तों इन दोनों काम के लिए दोस्तों जो हमें धन होगा वो एक लॉन्ग टर्म के लिए धन चाहिए होगा। तो यस दोस्तों, जो हमारा लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। तो क्या दोस्तों, हमारा जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर को, जो भी एग्रीकल्चर में काम करने वाले हैं, ताकि परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, ये दोस्तों हमें याद रखना है। इसमें क्या बात की जा रही है दोस्तों, इसमें बोली जा रही है कि जो परमानेंट करना है, क्या है, परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। तो परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड के लिए हमें क्या है दोस्तों, लॉन्ग टर्म लोन की ज़रूरत होगी। तो ये दोस्तों हमें विशेष रूप से याद रखना। तो यस डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारे लैंड डेवलपमेंट बैंक है ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, दे ग्रांट लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि आपको कोलेट्रल रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई संपार्श्विक रखनी पड़ेगी एक लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए, चाहे वो आप अपने खेती को लोन में रखो या फिर कोई सिक्योरिटी दो या फिर कोई एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉपर्टी आप दो, तभी आपको क्या है लॉन्ग टर्म के लिए लोन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्पेशल बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन, यस लैंड डेवलपमेंट लोन हमने देखा। तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही है।
तो दोस्तों एक फैक्ट हमें याद देखने को मिलेगा कि जो पहला लैंड डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, ये कहाँ बना था? पंजाब में 1920 में हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक दोस्तों कब? हमें 1920 में देखने को मिलेगा, ठीक है। आफ्टर पासिंग द लैंड मॉर्गेज बैंक एक्ट 1930, द लैंड डेवलपमेंट बैंक वर ओरिजिनली कार्ड लैंड मॉर्गेज बैंक। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें देखने को मिलेगा कि जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है बाद में उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है लैंड मॉर्गेज बैंक। इसी के माध्यम से दोस्तों क्या है, अब लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात की जा रही है कि एनडीटीएल के बारे में बात करें कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी क्या होती है। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या होती है? जो टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज डिपॉजिट ऑफ पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक। से दोस्तों नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में क्या होता है? जितना भी हमारा टाइम डिपॉजिट और क्या है, डिमांड डिपॉजिट जितना भी बैंक में जमा होता है उसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, इसको सिंपल से इस माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा क्या है, कोई भी व्यक्ति, तो एक व्यक्ति करेंट अकाउंट खुलाता है और एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है क्या दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जितना भी हमारी डिमांड डिपॉजिट है और हमारी टाइम डिपॉजिट है, इन सभी को दोस्तों बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें बोला जा रहा है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं? सो दोस्तों ये क्या है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं MSF, और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जिसको बोलते हैं NDTL। तो ये किससे संबंधित हमें बताना है? सो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बैंकिंग ऑपरेशन से। तो ये क्या दोस्तों हमारे बैंकिंग ऑपरेशन से संबंधित हमारे टर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक इन द बैंक आर कंसिडर्ड एज लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक। इसमें बोला जा रहा है क्या दोस्तों कि जो डिपॉजिट है वो पब्लिक का जो बैंक के अंदर है कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। तो यस दोस्तों, जितना भी डिपॉजिट हमने बैंक में, यदि हमने दोस्तों यदि हमारे अकाउंट में, चाहे वो करेंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, यदि हम गए और हमारे जो बैंक के अंदर हमने हमारी अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे, तो वो बैंक की लाइबिलिटीज बनकर आएगी, क्योंकि दोस्तों बैंक को क्या है, वापस उन्हें अकाउंट होल्डर को देना भी होता है। तो यस दोस्तों डेफिनेटली फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या आ रही है, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ टूल टू बोरो क्विक मनी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, इसके अंदर जो MSF है वो क्या है, क्विक मनी बोरो करने का, जो क्विक मनी जो होती है उसको बोरो करने का एक टूल हमें देखने को मिलेगा। तो यस डेफिनेटली ये बात भी बिल्कुल सही हमें देखने को मिल रही है। RBI इंक्रीज द MSME रेट। इसमें बोल रहा है कि यदि RBI ने MSF रेट इंक्रीज कर दिया है तो एन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी। दोस्तों जब भी किसी भी चीज़ का रेट, जब भी हम दोस्तों इसके अंदर पॉलिसी रेट इंक्रीज होता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से इनकरेक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इन्होंने पूछा कि गलत कौन सा है, तो इसके अंदर दोस्तों इसमें बताना है कि कितने स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली केवल तीसरा हमारा क्या दोस्तों रॉन्ग देखने को मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों ओनली 1 इज द इनकरेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमें याद रखना होगा, जब भी RBI क्या है, दरों में कटौती करती है, क्या है दोस्तों, दरों में कटौती करती है, तो वो ये पॉलिसी क्या कहलाती है, इसको विस्तारवादी नीति कहते हैं। क्या दोस्तों, इसको विस्तारवादी या एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या दोस्तों, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। यदि दोस्तों, यदि दरों के अंदर वृद्धि की जा रही है, चाहे वो रेपो रेट हो, MSF हो, रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे कोई सा भी रेट हो, यदि उसमें वृद्धि की जा रही है, तो ये जो पॉलिसी क्या है, तब हमारी जो पॉलिसी है वो RBI की पॉलिसी क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कहलाएगी, ठीक है ना, संकुचनवादी पॉलिसी कहलाती है, ठीक है, संकुचनवादी पॉलिसी कहलाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, लिक्विडिटी को सक किया जाता है, मतलब लिक्विडिटी जितना भी पैसा है बैंकों के अंदर वापस या फिर RBI के पास चले जाता है, और जिससे क्या इकोनॉमी में कम लिक्विडिटी हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इससे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें बात क्या है दोस्तों, जो MSF इज द रेट प्रोविजन टू केप्ट बाय द RBI अलाउ कमर्शियल बैंक एंड लेंडर टू इंक्रीज देयर लिक्विडिटी ओवरनाइट। तो दोस्तों इसमें क्या है,
एमएसएफ के माध्यम से क्या इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, वो यहाँ पे देखते हैं हम कि एमएसएफ क्या होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोस्तों क्या है, एक प्रकार का एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से कोई भी बैंक क्या है आरबीआई से क्या है अपनी आपातकालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन उधार ले सकती है। एक तरफ मान लो दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एक तरफ हमारी आरबीआई है, तो ठीक है। तो एमएसएफ के माध्यम से क्या दोस्तों, यदि ओवरनाइट मतलब बिल्कुल एकदम तत्काल जरूरत पड़ गई तो ओवरनाइट के लिए क्या दोस्तों, एसबीआई क्या है आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेगी और आरबीआई क्या है दोस्तों इनको धन उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों एमएसएफ। और दोस्तों ये किस चीज़ के अंतर्गत होता है, ये होता है दोस्तों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, क्या दोस्तों एलएएफ के माध्यम से होता है दोस्तों। ये एक प्रकार की प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होता है, एक तरफ आरबीआई होती है, ठीक है, और एक तरफ सभी प्रकार की बैंक होती है, चाहे वो शेड्यूल बैंक हो या अनशेड्यूल बैंक हो। तो ये धन का लेन देन इसी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी एमएसएफ है वाज लॉन्च 2011-12 में एमएसएफ लॉन्च किया था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, जो भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, उनको मेंटेन करने के लिए फंड के केस में, और कब दोस्तों, इन केस ऑफ इमरजेंसी, यदि इमरजेंसी में दोस्तों यदि फंड की जरूरत पड़ गई तो इसके लिए एमएसएफ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। टू टेक लोन बैंक टू हैव कीप गवर्नमेंट सिक्योरिटी विथ आरबीआई। सो दोस्तों बैंकों को क्या है, जब भी बैंक आरबीआई से लोन लेंगी तो उन्हें अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा करनी पड़ेगी, तभी आरबीआई उनको क्या है फंड मुहैया कराएंगी, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि जो एमएसएफ है वो ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। तो दोस्तों ये भी हमारा फैक्ट याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि जो एमएसएफ है हमेशा ही हायर रहेगा रेपो रेट के। सो दोस्तों कभी कभी बोला जाता है कि ये यूपीएससी एग्जाम में जब भी ऑलवेज आ जाए तो ये एक्सट्रीम वर्ड होता है और उसको रॉन्ग कर देना चाहिए, लेकिन हमें इस केस में रॉन्ग नहीं होता हुआ दिखाई देगा, राइट। दोस्तों अभी हमने पढ़ ही लिया कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, एक प्रकार का टूल है, ठीक है। इसके द्वारा इंजेक्ट और सक किया जाता है लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। क्या दोस्तों, इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट मतलब अर्थव्यवस्था में पैसा डालना, और सक मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर से पैसा आरबीआई के पास पहुंचना। तो दोस्तों जब भी ये लिक्विडिटी मतलब पैसे की बात की जा रही है, ठीक है, तो पैसे को मार्केट के अंदर बढ़ाना या कम करना, इसके लिए दोस्तों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एलएएफ इंक्लूड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दोस्तों हमने देखा कि जो एलएएफ है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसके अंदर हम रेपो रेट को काउंट करते हैं, रिवर्स रेपो रेट को काउंट करेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक तरफ क्या है दोस्तों आरबीआई है और एक तरफ हमारी बैंक है, ठीक है, और ये हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की रेंज है। जब भी बैंकों के पास एकदम से फंडिंग की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग करेंगे और एमएसएफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब दोस्तों आरबीआई को जरूरत होगी तो आरबीआई क्या है रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग करके सिक्योरिटी देगी बैंकों को, और बैंकों से क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगी और बैंकों को धन मुहैया कराएगी। सो ये दोस्तों पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है एलएएफ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हाई मार्केट लिक्विडिटी यूजुअली इनकरेज द मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलेगा यदि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्या है दोस्तों ज़्यादा है, मतलब मार्केट के अंदर धन ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा, और जब पब्लिक के हाथ में पैसा होगा तो पब्लिक क्या एक्सपेंड करना पसंद करेगी, और जब पब्लिक एक्सपेंड करेगी तो क्या है दोस्तों, मार्केट के अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके अंदर क्या है, वे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करेंगे, तो जो हमारे उद्यमी हैं, जो हमारे क्या है इंटरप्रेन्योर हैं या फिर हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, उनके अंदर हमें एक एनिमल स्पिरिट देखने को मिलेगी, और यही एनिमल स्पिरिट क्या दोस्तों मार्केट को बूस्ट करेगी। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है, यही चीज़ बताई जा रही है कि जो मार्केट के अंदर जो अधिक लिक्विडिटी होगी तो उससे क्या है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अधिक हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जब दोस्तों आरबीआई अडॉप्ट करता है एक्सपांशनरी पॉलिसी मतलब रेट्स के अंदर क्या है रिवर्स है, रेपो रेट, एमएसएफ, इन सब में कमी करेगा, तब क्या है मार्केट के अंदर पैसा अधिक से अधिक हमें इन्फ्यूज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसमें बोला जाए कि जब डिक्रीज करता है रेट तो उसको क्या है डिक्रीजेस पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट का मतलब होता है दोस्तों इंटरेस्ट रेट यदि कम करेगा, इसको चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, एमएसएफ हो या बैंक रेट हो, यदि इनमें क्या है दोस्तों डिक्रीज करता है हमारी एक्सपांशनरी पॉलिसी के अंतर्गत। तो याद रखना दोस्तों, जब भी हमारा आरबीआई एक्सपांशनरी मॉनिटरी पॉलिसी का प्रयोग करेगा तो उसके अंदर वो क्या है जितने भी हमारे पॉलिसी रेट है उसके अंदर क्या है कमी करेगा, चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, एमएसएफ हो, बैंक रेट हो, ये सभी के अंदर दोस्तों हमें कमी देखने को मिलेगी, ठीक है।
यदि दोस्तों आरबीआई इनके अंदर कमी करेगा तो फिर साथ के साथ क्या है, पैरेलली में हमें देखने को मिलेगा जो हमारी अन्य बैंकिंग है, चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल हो या नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, वे भी क्या है दोस्तों आरबीआई के अनुरूप ही क्या है अपने जो लोन दरें हैं उनमें कटौती करने का काम करते हैं। ठीक है। डिक्रीजेस रिजर्व रिक्वायरमेंट लाइक, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि जब आरबीआई रेट डिक्रीज करता है तो क्या है रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी डिक्रीज करता है, जैसे कि एसएलआर और सीआरआर। इससे क्या होता है दोस्तों कि यदि सीआरआर और एसएलआर के अंदर हमें क्या है डिक्रीज देखने को मिलेगा तो बैंकों के पास है ना अधिक से अधिक धन लेंड करने की सुविधा मौजूद होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझेंगे भी बाद में कि कैसे होगी। बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो दोस्तों इसमें क्या बताया रहा है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से क्या है जो आरबीआई है सरकार की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको बैंकों को बेचती है और धन अंडर अपने अंदर में सॉरी गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या है सरकार गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है दोस्तों उसको क्या है जारी करती है। ठीक है, उस उसके माध्यम से धन का लेन देन करता है। तो पहले दोस्तों हम ओपन मार्केट ऑपरेशन को थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे काम करता है। एक तरफ तो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है, एक तरफ क्या दोस्तों हमारी आरबीआई देखने को मिलेगी और एक तरफ हमारी बैंकिंग सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। अब गवर्नमेंट क्या है दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट है क्या है दोस्तों एक संप्रभु निकाय है। ठीक है, अब इसे जब पैसे की जरूरत होती है तो ये आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई क्या है दोस्तों एक इस तरह का डॉक्यूमेंट जारी करता है, क्या है इसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है बैंकों को दी जाती है। ठीक है, क्या है बैंकों को दी जाती है और बैंकों के पास से धन को क्या है आरबीआई के पास पहुंचाया जाता है। ठीक है, वापस। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन दोस्तों यदि यही क्या है दोस्तों यही हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जब बैंकों के पास होती है, क्योंकि बैंकों के पास भी अन्य जगह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी आएगी, तो जब बैंकों के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या है आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई पैसा देता है बैंकों को, तो इसको बोलते हैं रिजर्व का बढ़ाना या फिर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि मार्केट के अंदर क्या है अधिक से अधिक पैसा हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये पूरा गेम ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन की टूल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें दोस्तों कि एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज फोकस टू एक्सपांडिंग मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। तो दोस्तों जब भी बात की जाएगी कि जब हम एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग करेंगे तो इसके अंदर क्या है दोस्तों हमें देखने को मिला कि मनी सप्लाई का इंक्रीज देखने को मिलेगा इकोनॉमी के अंदर और बहुत सारे जितने भी हमारे रेट्स हैं उनके अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, कमी देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉल्ड डोविस और इजी मनी पॉलिसी। सो दोस्तों इसका एक अन्य नाम भी हमें देखने को मिलेगा। जो हमारी एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है इसको क्या है डोविस मनी पॉलिसी भी कहा जा रहा है और इजी मनी पॉलिसी भी कहा जा रहा है। ठीक है, आरबीआई जब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का अडॉप्ट करती है तो क्या करती है दोस्तों हमने पीछे पढ़ा है कि जितने भी रेट्स हैं उनके अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों जितने भी रेट्स हैं उनके अंदर हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। अभी कौन कौन से रेट हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि रेपो रेट, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो फिर वो रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा, क्या है दोस्तों हमें रिवर्स रेपो रेट देखने को मिलेगा, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो, चाहे कुछ भी हो। साथ के साथ दोस्तों सीआरआर और एसएलआर में भी दोस्तों हमें डिक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है दोस्तों एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट। सो दोस्तों इससे ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ का प्रयोग करके दोस्तों लिक्विडिटी को बढ़ाया जाता है मार्केट के अंदर, ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों की जो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको आई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अगला एमसीक्यू है हमारा कि आरबीआई डिसाइडेड टू अडॉप्ट एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वी डू नॉट वुड इट नॉट डू। तो दोस्तों इसमें बताया रहा है कि जब आरबीआई है वो डिसाइड करती है कि मैं एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाता हूँ तब को क्या कौन सा काम वो नहीं करेगा, तो ये बताना दोस्तों क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है, इसमें पहला है कि कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि कट करेगा या ऑप्टिमाइज करेगा किसको, एसएलआर को। तो यस डेफिनेटली या तो कम एसएलआर में कमी करेगा या फिर उसको क्या है ऑप्टिमाइज करेगा। तो यस ये काम तो बिल्कुल हमें सही देखने को मिल रहा है कि ये तो करेगा ही करेगा।
इंक्रीज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो दोस्तों हमने देखा है कि जब भी हम एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो हमें उसमें डिक्रीज वाली बात करनी है। क्या है दोस्तों, डिक्रीज वाली बात देखने को मिलेगी। तो ये हमारा गलत देखने को मिलेगा। तो डिक्रीज नहीं किया, इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्या है, यहाँ पर यूपीएससी ने इंक्रीज और डिक्रीज शब्द के साथ खेल किया है। तो ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमें एग्जामिनेशन में क्या है, हमें ध्यान रखना होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज में हमें अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है दोस्तों कि कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो यस दोस्तों, कट या डिक्रीज एक ही चीज़ है। तो बैंक रेट और रेपो रेट में क्या है, हमें कटिंग देखने को मिलेगी। तो यस, कटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम बाल कटवाने जाते हैं तो पहले बाल बड़े रहते हैं, फिर छोटे हो गए, तो मतलब डिक्रीज हो गए। तो दोस्तों हमें डिक्रीज, यस हमें यहाँ पर डिक्रीज की बात करने को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हम एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो दोस्तों हम क्या है, सभी प्रकार के जो रेट्स हैं, क्या दोस्तों, जितने भी हमारे रेट्स हैं उनके अंदर क्या है दोस्तों, हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमें दोस्तों इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जब एक्सपांशनरी होगी तो उसके अंदर हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हमें याद रखना है। सो दोस्तों आज हमने क्या करा कि हमने बैंक रेट, रेपो रेट, एक्सपांशनरी पॉलिसी, इसके ऊपर क्या है एमसीक्यू देखे पीवाईक्यू वाले, और साथ के साथ हमने इस टॉपिक को कवर भी कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों क्या हम आगे भी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ के साथ पीवाईक्यू भी लग जाएंगे, और साथ के साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें किस तरह का माइंडसेट रखना है, किस तरह से दोस्तों हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्या है, पढ़ते समय हमें क्या है, गोले लगाने हैं, अंडरलाइन करने हैं, और हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर यूपीएससी हमारे साथ खेल कर सकता है। ठीक है, और हमारी मेंटेलिटी के साथ कहाँ खिलवाड़ किया जा सकता है। सो दोस्तों जैसे मान लो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट, क्या है, ग्रांट्स, क्या डायरेक्ट ग्रांट्स दे सकता है, तो डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल एरिया। तो जो रूरल हाउस होल्ड को क्या है, सीधे कौन प्रत्यक्ष रूप से ग्रांट दे सकता है, तो दोस्तों हमने देखा था कि जो रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट ये तो दे सकते हैं, लेकिन नाबार्ड हमें नहीं देखने को मिलेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि नाबार्ड क्या है, नाबार्ड तो हमारी रीफाइनेंस एजेंसी है। चूंकि ये रीफाइनेंस एजेंसी है इसलिए सीधे इंडिविजुअल्स को क्या है दोस्तों, ये क्या है, धन मुहैया नहीं कराता। तो इसलिए हमारा फर्स्ट एंड थर्ड हमारा आंसर सही देखने को मिला था, राइट। अब बात करेंगे दोस्तों हमारे द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो दोस्तों अभी हमारा बैंकिंग वाला सिस्टम ही, बैंकिंग वाले ही टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, तो पर्पस को भी हमें करना है और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी दोस्तों हमें गोला करना है, और इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारा बताना होगा कि जो हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका क्या पर्पस हमें देखने को मिलेगा। तो पहला है दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि टू सप्लाई क्रेडिट स्मॉल बिजनेसेस यूनिट। तो यस दोस्तों, जो हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो छोटे बिजनेसेस को क्या है दोस्तों, क्रेडिट देने का काम करेगा। तो डेफिनेटली ये सही हमें देखने को मिलेगा। और सप्लाई, इसमें बोला है कि सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो क्या है, सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो यस दोस्तों, ये है ना, छोटे और मार्जिनल किसानों को भी क्रेडिट दे सकता है। तो यस, ये बात भी बिल्कुल हमें सही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों टू इनकरेज यंग इंटरप्रेन्योर टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। सो दोस्तों अब यहाँ पर हमें दो चीज को फोकस करना था, यंग इंटरप्रेन्योर को और पर्टिकुलरली रूरल एरिया को। तो दोस्तों कहीं से कहीं तक इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिल रहा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो रूरल की बात कर रही हो, क्योंकि दोस्तों रीजनल रूरल बैंक हमने पीछे पढ़ा था तो वो केवल केवल रूरल एरिया को फोकस करती थी, क्योंकि इसके शब्द में ही लिखा था रीजनल रूरल बैंक। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या दोस्तों, अर्बन हो चाहे रूरल हो, किसी भी एरिया में ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें हमारे कान खड़े होने चाहिए थे, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में, और इसको दोस्तों हम गलत कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड गलत होगा। अब थर्ड गलत होगा तो दोस्तों हमारे तीन ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से यदि इस तरह के क्वेश्चन यदि होंगे तो दोस्तों हमारी एलिमिनेशन मेथड काम करेगी। लेकिन जब ओनली वन ओनली टू पेयर वाला है हमारा कोड होगा तो इस तरह में हमारी एलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर पाती। ठीक है, जैसा कि 2023 के एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिला था। ठीक है, सो दोस्तों पीछे अभी हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब बात करेंगे दोस्तों कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें दोस्तों एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का बिल्कुल उल्टा कर देंगे तो हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बन जाएगी। इसके अंदर दोस्तों हमें क्या है, इंक्रीज देखने को मिलेगा सभी प्रकार के रेट्स में। ठीक है, इसका फोकस क्या होता है
कि जो मनी सप्लाई है मार्केट है, मनी सप्लाई जो मार्केट है उसको कम करना है, ठीक है, उसको घटाने पर केंद्रित करता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज टाइट मनी पॉलिसी, ठीक है दोस्तों, हमारी ये टाइट मनी पॉलिसी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इस सेंट्रल बैंक टेक एग्जैक्ट अपोजिट स्टेप टेकन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो हमने एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में किया उसका उल्टा करते हैं। जैसे कि दोस्तों जितने भी हमारे बैंक रेट हैं, चाहे रेपो रेट है, चाहे रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, चाहे हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इन सब में क्या है दोस्तों, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कर रहे थे हम, इसके अंदर हम रेट्स को क्या है, डिक्रीज कर रहे थे। लेकिन यदि हम बात करें कॉन्ट्रैक्शनरी में, तो कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या है दोस्तों, इन सब के हमें रेट को इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बन गई, राइट। अब थोड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है आर स्टेब्लिश बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, इम्पोवराइज्ड एंड अंडर सब सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जिन बैंकिंग सेवाओं का विस्तार जिन एरिया में नहीं हुआ है उन क्षेत्रों तक क्या है बैंकिंग सुविधा पहुंचे, इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का अभ्युदय हमें देखने को मिलेगा। दे कैन टेक डिपॉजिट एज वेल एज प्रोवाइड क्रेडिट। तो दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद रखना है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्रेडिट भी दे सकते हैं। तो ये बात दोस्तों याद रखना है, ठीक है। दे आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है, रेगुलेट किए जाते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है दोस्तों, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। As per RBI guideline, the maintenance of SLR ratio and CRR is must for small finance bank। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको CRR और क्या है दोस्तों SLR दोनों ही चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इनको क्या है, दोनों ही चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ था, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसको देखते हैं कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय RBI। तो यस दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या दोस्तों, RBI के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ CRR एंड SLR रेशियो आर एप्लीकेबल ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यस दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर CRR और SLR दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं। तो यस दोस्तों ये भी हमें क्या है, करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू एलोकेट 2/3 ऑफ देयर क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि इसे अपनी टू थर्ड मतलब दो तिहाई दो तिहाई पैसा क्या दोस्तों, इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में करना पड़ेगा। जबकि दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनको 75% की जो 75% जो अपना धन है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स के तहत PSL एरिया में ही क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही खर्च करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमारी गलत होगी। सो दोस्तों हमने एक चीज़ देखा कि जितने भी इकोनॉमी के क्वेश्चन है उनके अंदर ऑल करेक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। क्या दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन रॉन्ग हमें देखने को मिलेगा। मान लो यदि दोस्तों हम देखेंगे कि इकोनॉमी से रिलेटेड मान लो कि 20 क्वेश्चन आए हैं, तो 20 क्वेश्चन में से मुश्किल से 3 क्वेश्चन ही होंगे जिसके अंदर क्या है ऑल सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में दोस्तों हमें उस गलत ऑप्शन को फाइंड आउट करना होगा, और उस गलत ऑप्शन को फाइंड आउट करने में दोस्तों हमें देखना होगा कि किस तरह से जोड़ तोड़ किया है, किस तरह से एक्सट्रीम वर्ड का उपयोग किया है, किस तरह से डेटा के साथ छेड़छाड़ की है। यदि इस तरह दोस्तों हम हमारी मेंटेलिटी को डेवलप कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली दोस्तों हमारा इकोनॉमी वाला सेक्शन या पोर्शन मजबूत भी होगा और क्या है, हम बेहतर परफॉर्म भी कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट दोस्तों बैंकिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा हमें सही देखने को मिलेगा। तो सेटिंग अप पेमेंट बैंक बाज अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर समिति। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि हमारी जो पेमेंट बैंक है उसको नचिकेत मोर समिति की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। यस डेफिनेटली ये बिल्कुल हमें करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है दोस्तों कि द पेमेंट बैंक कैन नॉट सेटअप, इसमें बोला कैन नॉट सेटअप सब्सिडरीज टू अंडर बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी। तो दोस्तों ये क्या बोला जा रहा है कि जो भी पेमेंट बैंक होगी अपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं बना सकती किसके अंदर, नॉन बैंकिंग सर्विसेज एक्टिविटी। नॉन बैंकिंग सर्विसेज एक्टिविटी मतलब दोस्तों ये होता है जिससे कि आप कोई
कोई मोबाइल फ़ोन बनाने की फैक्ट्री डाल लो, एग्रीकल्चर के अंदर चल जाओ, और भी अन्य एक्टिविटीज़ करो। तो जो फाइनेंस रिलेटेड नहीं है तो दोस्तों आप पेमेंट बैंक को इस चीज़ का रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो फाइनेंस बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस एक्टिविटी को ही कर सकेंगी, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेंगी। तो ये भी दोस्तों हमें बिल्कुल करेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेमेंट बैंक का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को एक काम करना है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि दे आर रजिस्टर्ड, क्या है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है दे आर रजिस्टर्ड as entity अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो दोस्तों इसमें पहली बात तो रजिस्ट्रेशन की बात की आई, तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपनी एक्ट में होता है, ठीक है, या फिर अन्य एक्ट के माध्यम से। तो दोस्तों हमें कान खड़े होना चाहिए कि यहाँ पर 2007 का जो एक्ट है उसके माध्यम से पेमेंट एंड सेटलमेंट के माध्यम से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पेमेंट बैंक क्या है, एक कंपनी के रूप में काम करेंगे। इसलिए दोस्तों हमें देखने को मिलेगा ये कंपनी एक्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड होते हैं। तो क्या दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है। सो देखा दोस्तों, इसमें भी हमने देखा कि जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ऑल करेक्ट बहुत कम देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो दोस्तों इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हमें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज द रोल ऑफ एक्सरसाइज ऑफ आरबीआई बैंक। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है इसका क्या रोल हमें देखने को मिलेगा। इट इम्प्रूव्स द बैंक्स डेडिकेट फंड्स टू स्पेसिफाई सेक्टर इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटी, एजुकेशन, हाउसिंग, फूड एंड पूरर पॉपुलेशन। से दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो भी हमारी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है कुछ खास चुनिंदा क्षेत्रों को प्राथमिकता रूप में ऋण प्रदान करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर और इससे संबंधित क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। एजुकेशन से संबंधित क्षेत्र में तुमको पहले लोन बांटना पड़ेगा, है ना। हाउसिंग सेक्टर, फूड में, एंड पुअर पॉपुलेशन, जो पुअर पॉपुलेशन है उनको भी दोस्तों आपको प्राथमिकता रूप से ऋण देना होगा, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू एलोकेट 75%, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। से दोस्तों हमने देखा कि जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है और रीजनल रूरल बैंक है इन दोनों को ही दोस्तों क्या है 75% क्या है अपना पीएसएल में करना पड़ेगा। और हमारी जो रीजनल रूरल बैंक है वो क्या है दोस्तों, क्या है, पूरा का पूरा जो रूरल एरिया है उसके अंदर क्रेडिट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यदि बात करेंगे तो दोस्तों जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये क्या है, अभी हमने पढ़ा पेमेंट बैंक के बारे में। तो पेमेंट बैंक क्या है दोस्तों, ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। दे गवर्न बाय एंड होस्ट बाय, इसमें दोस्तों गवर्निंग की बात क्या है कि जो इनका होस्ट लेजिस्लेशन के साथ करेंगे, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि इनका गवर्नेंस इन एक्ट के माध्यम से होगा, लेकिन इनका पंजीकरण इन एक्ट के माध्यम से नहीं होगा। इसमें पंजीकरण से संबंधित आपको कंपनी एक्ट में आना पड़ेगा। क्या दोस्तों, पंजीकरण की बात के लिए, तो पंजीकरण के लिए दोस्तों आपको क्या है कंपनी एक्ट में जाना पड़ेगा, राइट। पेमेंट बैंक वर स्टेब्लिश बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर समिति। तो यस दोस्तों हमने देखा कि जो हमारे पेमेंट बैंक है वे नचिकेत मोर समिति के माध्यम से इनका अभ्युदय हमें देखने को मिलेगा। दे ऑपरेट ऑन स्मॉल स्केल विथ मिनिमल क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा जो हमारे पेमेंट बैंक है ये छोटे स्केल पर हमें इनका ऑपरेशन देखने को मिलेगा। साथ के साथ इनका जो रिस्क है क्रेडिट रिस्क हमें मिनिमल देखने को मिलेगा, मतलब कम से कम इनकी क्रेडिट रिस्क देखने को मिलेगी। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एडवांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो दोस्तों इनका जो ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जिन लोगों तक वित्त की पहुंच नहीं है, जिन लोगों तक क्या बैंकिंग सेवाएं बेहतर नहीं है, वहां पर क्या है दोस्तों हमें इन पेमेंट बैंक का पेनिट्रेशन या इनका रोल हमें देखने को मिलेगा। दे एम टू प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक एरिया। सो दोस्तों क्या है कि जिन एरिया में अनबैंक्ड एरिया मतलब वे एरिया जहाँ पर बैंक नहीं है या फिर बैंक है लेकिन दूर दराज है, तो अंडर बैंक्ड एरिया, तो इन एरिया में क्या है पेमेंट बैंक अपना काम करते हैं, ठीक है। दे टारगेट माइग्रेंट लेबरर लो इनकम हाउस होल्ड एंड स्मॉल इंटरप्रेन्योर। तो इनके टारगेट क्या है दोस्तों, तो ये लोग इनके टारगेट है कौन है, लेबर क्लास, ठीक है, लो इनकम हाउस होल्ड एंड स्मॉल इंटरप्रेन्योर, ये दोस्तों इनके प्रमुख हमें देखने को मिलेंगे। ये इनके क्या है उपभोक्ता हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों पेमेंट बैंक के ऊपर ही हमें एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा
द establishment ऑफ पेमेंट बैंक इज being allowed in India प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो पेमेंट बैंक है भारत के अंदर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। तो यस, ये डेफिनेटली सही हमें देखने को मिलेगा। इसमें बोला है कि जो मोबाइल टेलीफोन कंपनी एंड सुपरमार्केट चेन्स आर अलाउड टू कंट्रोल रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू प्रमोट पेमेंट्स बैंक। तो दोस्तों इसमें बताया रहा है कि कौन कौन लोग पेमेंट्स बैंक को प्रमोट कर सकता है। तो यस दोस्तों, पहला हमें बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों जब हम एग्जाम हॉल में होंगे तो तब इसको हम सही मानने से थोड़ा कतरा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतना हमने नहीं पढ़ा होता है। लेकिन हम पहले सही करने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। इसमें बोला कि पेमेंट बैंक कैन इश्यू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या यूपीएससी ने बता दिया है कि बोथ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो दोस्तों ये हमें गलत देखने को मिलेगा। तो पेमेंट बैंक क्या है, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कार्ड हमें इशू नहीं करती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों जैसे ही हम दो को काटेंगे हमारा आंसर निकल के आएगा कि फर्स्ट एंड थर्ड। पहले हम थर्ड पढ़ेंगे दोस्तों कि पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी। तो यस दोस्तों, पेमेंट बैंक का काम क्या है दोस्तों, लोगों की पेमेंट वाली एक्टिविटी को क्या है सही तरीके से चलाना। तो ये क्या है, लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो पेमेंट बैंक क्या, तो हमें एक और फैक्ट मिल गया कि जो पेमेंट बैंक है वो लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकती। तो यस दोस्तों, ये बिल्कुल सही हमें देखने को मिल गया। ठीक है, तो दे कैन टेक डिपॉजिट अप टू 2 लाख रुपये। तो दोस्तों पेमेंट बैंक की यदि हम बात करेंगे तो हमारी जो पेमेंट बैंक है 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो दोस्तों पेमेंट बैंक क्या है दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो दोस्तों जो जितनी भी पेमेंट बैंक होगी उनको अपना सारा का सारा धन क्या दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा लगभग, और इनका 75% डिमांड डिपॉजिट बैलेंस SLR। तो दोस्तों इनको है ना अपना 75% हमारा SLR के रूप में अपने पास से रिजर्व रखना होगा, ताकि दोस्तों ये जनता का पैसा क्या है गलत जगह नहीं लगा पाए। ठीक है, दे कैन इश्यू ओनली डेबिट कार्ड। तो दोस्तों पेमेंट बैंक क्या है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड ही इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बैंक क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड ही इश्यू कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज के इस PYQ सेशन और रिवीजन सेशन में आपको बेहतर रूप से आपका रिवीजन हुआ होगा। साथ में ये पता चला होगा कि MCQ किस तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं और किस तरह से UPSC कहाँ पर डेटा के साथ खेल तेल करती है, किस तरह से तोड़ मरोड़ करती है। सो दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।